सोचिए, अगर हमारी आंखों को अचानक वो सब दिखने लगे जो आम तौर पर दिखाई नहीं देता, तो कैसा होगा? हमारी नजर की पहुंच के ठीक पार एक पूरी की पूरी छिपी हुई दुनिया है, एक ऐसा ब्रह्मांड जो अनगिनत छोटे छोटे जीवों से भरा पड़ा है। आज हम जीवन के इसी अदृश्य और बेहद हैरतअंगेज रूप के राज खोलने वाले हैं। नमस्ते, एमकेएन यूनिवर्स में आपका स्वागत है। आइए एक्सप्लोर करें अदृश्य सजीव जगत। सच कहूं तो आज का ये एक्सप्लेनर आपके आसपास की दुनिया और जीवन को देखने का नजरिया पूरी तरह से बदलने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। आज के इस सफर को हमने 6 दिलचस्प हिस्सों में बांटा है। हम छिपी हुई दुनिया की खोज से शुरुआत करेंगे, फिर समझेंगे कि कोशिका यानी सेल असल में क्या है, सूक्ष्म जीवों से मिलेंगे, उनका हमारे पर्यावरण से क्या कनेक्शन है ये जानेंगे, फिर कुछ जरूरी साइंटिफिक शब्दों को समझेंगे और आखिर में एक छोटा सा टेस्ट भी होगा। तो चलिए सीधे चलते हैं भाग 1 पर, छिपी हुई दुनिया की खोज, जहां हम माइक्रोस्कोप के इतिहास पर नजर डालेंगे। आखिर इंसानों ने पहली बार इस अनदेखी दुनिया में झांका कैसे? अब देखिए, बहुत समय पहले लोगों ने नोटिस किया कि शीशे या कांच का एक घुमावदार टुकड़ा जो शेप में बिल्कुल मसूर की दाल जैसा होता था, यानी बीच से मोटा और किनारों से पतला, वो छोटी चीजों को जूम करके या बड़ा करके दिखा सकता है। मसूर की दाल को लेंटिल कहते हैं और बस यहीं से इसका नाम पड़ गया लेंस। इन्हीं साधारण लेंसों की मदद से पहली बार इस अदृश्य दुनिया को देखना मुमकिन हो पाया। ये साइंस के लिए सच में एक बहुत बड़ा गेम चेंजर था। बात है 1660 के दशक की, जब डच साइंटिस्ट एंटनी वैन ल्यूवेनहॉक ने कुछ बेहतरीन लेंस बनाए। और कमाल की बात यह है कि वो बैक्टीरिया जैसी सूक्ष्म चीजों को साफ साफ देखने वाले पहले इंसान बने। फिर 1665 में रॉबर्ट हुक ने कॉर्क के एक टुकड़े को ध्यान से देखा और उन्हें उसमें मधुमक्खी के छत्ते जैसे छोटे छोटे डिब्बे नजर आए। उन्होंने ही पहली बार इन डिब्बों को कोशिका या सेल का नाम दिया। है ना मजेदार कि एक साधारण से कॉर्क के टुकड़े से इतनी बड़ी खोज हो गई। ठीक है, अब आते हैं भाग 2 पर। कोशिका आखिर क्या है? ये हमारी लाइफ का वो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक है जिस पर ये पूरी कहानी टिकी है। आसान भाषा में समझें तो दुनिया का हर जीवित प्राणी कोशिकाओं से ही बना है, चाहे समंदर की कोई विशाल वेल हो या फिर एक छोटा सा बैक्टीरिया। सबकी बॉडी इन्हीं छोटे छोटे कंपार्टमेंट से बनी है। एक नॉर्मल सेल बाहर से एक झिल्ली यानी सेल मेम्ब्रेन से कवर होती है और इसके अंदर एक लिक्विड भरा होता है जिसे साइटोप्लाज्म कहते हैं। यही लिक्विड सेल को जिंदा रखने और सारे जरूरी काम ठीक से करने में मदद करता है। अब एक सवाल उठता है कि क्या सारी कोशिकाएं एक जैसी होती हैं? बिल्कुल नहीं। पौधों और जानवरों की कोशिकाओं में एक बड़ा फर्क होता है। पौधों, फंगस और बैक्टीरिया की कोशिकाओं में बाहर की तरफ एक एक्स्ट्रा लेयर होती है जिसे कोशिका भित्ति या सेल वॉल कहते हैं। ये एक्स्ट्रा कवरिंग जानवरों की कोशिकाओं में बिल्कुल नहीं होती। ये एक बहुत ही क्रूशियल डिफरेंस है। और यहाँ एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग फैक्ट है। हम अक्सर सोचते हैं कि कोशिकाएं तो इतनी छोटी होती हैं कि बिना माइक्रोस्कोप के दिखेंगी ही नहीं, है ना? लेकिन शुतुरमुर्ग के अंडे की जर्दी यानी योक इस जीवित दुनिया की सबसे बड़ी ज्ञात सिंगल सेल है। जी हाँ, एक अकेली सेल जिसका व्यास 130 से 170 मिलीमीटर तक हो सकता है। मतलब नेचर में सेल के साइज को लेकर कितनी वैरायटी है, ये इसका सबसे बेहतरीन सबूत है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं भाग 3 की तरफ, सूक्ष्म जीवों से मिलें। अब उन निवासियों के बारे में बात करते हैं जो हमारे इर्द गिर्द हैं लेकिन हमें दिखाई नहीं देते। इस अनदेखी दुनिया में कई तरह के सूक्ष्म जीव या माइक्रोब्स होते हैं, जैसे कि एक कोशिकीय बैक्टीरिया और प्रोटोजोआ। इसके अलावा कवक और शैवाल जो एक कोशिकीय भी हो सकते हैं और बहुकोशिकीय भी। ये आपको हर जगह मिल जाएंगे, पानी में, मिट्टी में, हवा में और हाँ, हमारी और आपकी बॉडी के अंदर भी। और इनमें एक कैटेगरी है वायरस की, जो थोड़े अलग होते हैं क्योंकि वो अकोशिकीय यानी एसेलुलर होते हैं। वो तभी अपनी तादाद बढ़ाते हैं जब वो किसी दूसरे जीवित शरीर यानी होस्ट के अंदर हों। ये माइक्रोब्स असल में क्या कर सकते हैं, इसका सबसे कॉमन एग्जाम्पल हमारे घरों में ही मिल जाता है। कभी बाहर रखे किसी संतरे या खाने को खराब होते देखा है? उस पर जो रुई जैसा सफेद या हरा पाउडर सा लग जाता है, वो असल में कवक यानी फंगस होती है। ये सूक्ष्म जीवों के लगातार काम करने का एक जीता जागता और रोजमर्रा का सबूत है। तो हम आते हैं भाग 4 पर,
रोगाणुओं से हमारा संबंध और कैसे वो हमारे पर्यावरण को आकार देते हैं। चलिए इसे और गहराई से समझते हैं। देखिए, ये माइक्रोब सिर्फ खाना खराब नहीं करते या बीमारियां नहीं फैलाते, बल्कि सच तो ये है कि ये नेचर के सबसे बड़े रिसाइकलर्स हैं। अपघटन यानी डीकम्पोजिशन के प्रोसेस से ये मरे हुए पौधों और जानवरों के जटिल कचरे को तोड़कर सिंपल न्यूट्रिएंट्स में बदल देते हैं। यही न्यूट्रिएंट्स मिट्टी में मिलकर एक शानदार प्राकृतिक खाद बनाते हैं, और तो और ऑक्सीजन के बिना ये बायोगैस जैसा यूजफुल ईंधन भी बनाते हैं। सोचिए, अगर ये ना हो तो हमारी पृथ्वी बस कचरे का एक बहुत बड़ा ढेर बनकर रह जाएगी। इस प्रोसेस को लैब्स में बहुत आसानी से टेस्ट भी किया जा सकता है। जब इन सूक्ष्म जीवों को किसी बंद कंटेनर में गर्म और बिना ऑक्सीजन वाले माहौल में रखा जाता है, तो वो वेस्ट को डीकम्पोज करते हैं और बुलबुलों के रूप में गैस बाहर छोड़ते हैं। बिल्कुल इसी तरीके का इस्तेमाल करके बड़े लेवल पर बायोगैस प्लांट काम करते हैं, जिससे हमें खाना पकाने या बिजली बनाने के लिए एक बेहतरीन और इको फ्रेंडली ईंधन मिलता है। आइए अब रुक करते हैं भाग 5 का, महत्वपूर्ण शब्दावली। यहाँ हम कुछ साइंटिफिक इंग्लिश टर्म्स को हिंदी में समझेंगे, ताकि इस टॉपिक पर हमारी पकड़ और भी मजबूत हो सके। साइंस की इस भाषा को समझना बहुत आसान है, बस इन 10 शब्दों पर ध्यान दीजिए। माइक्रो ऑर्गेनिज्म का मतलब है सूक्ष्मजीव। मैग्नीफाइंग यानी आवर्धक, जो चीज़ों को बड़ा दिखाए। यूनिसेलुलर हो गया एक कोशिकीय, और मल्टीसेलुलर यानी बहुकोशिकीय। डीकम्पोजिशन को हम हिंदी में अपघटन कहते हैं। इसी तरह मैन्योर है खाद। ए सेलुलर का मतलब अकोशिकीय, नोड्यूल्स यानी गांठें, ऑर्गेनिज्म को जीव कहते हैं। और आखिर में माइक्रोस्कोप को हिंदी में सूक्ष्मदर्शी कहा जाता है ना? बहुत सिंपल। और अब समय है भाग 6 का। अपने ज्ञान को परखें। जो कुछ भी हमने अभी तक डिस्कस किया है, चलिए उसे फटाफट 5 सवालों के जरिए रिवाइज कर लेते हैं। तो पहला सवाल, जब दही को गर्म परिस्थितियों में 1 दिन के लिए बाहर छोड़ दिया जाता है तो क्या होता है और क्यों? इसका जवाब है कि दही बहुत ज्यादा खट्टा हो जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो बैक्टीरिया दही बनाने का काम करते हैं ना, वो गर्म माहौल में बहुत तेजी से ग्रो करते हैं और लैक्टिक एसिड का प्रोडक्शन बढ़ा देते हैं, जिससे ये खट्टापन आ जाता है। सवाल नंबर 2, किसानों के लिए सेम और मटर जैसी फलियां उगाना अत्यधिक फायदेमंद क्यों माना जाता है? ये एक बहुत ही प्रैक्टिकल बात है। इसका सही जवाब ये है कि फलियों की जड़ों में जो गांठें होती हैं, उनमें राइजोबियम नाम के बैक्टीरिया रहते हैं। ये बैक्टीरिया हवा से सीधा नाइट्रोजन खींचते हैं और मिट्टी को नेचुरली उपजाऊ बना देते हैं। मतलब अलग से केमिकल खाद डालने की जरूरत काफी कम हो जाती है। तीसरा सवाल, सूक्ष्मजीव पोषक तत्वों से भरपूर खाद के निर्माण में कैसे योगदान करते हैं? अभी हमने बात की थी ना, इसका जवाब डीकम्पोजिशन यानी अपघटन के प्रोसेस में है। माइक्रोब्स पौधों और जानवरों के कॉम्प्लेक्स कचरे को तोड़कर उसे बिल्कुल सिंपल न्यूट्रिशन से भरे पदार्थों में बदल देते हैं। इसी टूटे हुए प्राकृतिक पदार्थ को हम खाद कहते हैं, जो मिट्टी के लिए किसी जादू से कम नहीं है। चौथा सवाल एक छोटी सी पहेली है। मैं अकोशिकीय यानी ए सेल्यूलर हूं और मेरी गिनती तभी बढ़ती है जब मैं किसी जीवित होस्ट सेल में एंट्री करता हूं। बताइए मैं कौन हूं? गेस किया? जी हाँ, इसका बिल्कुल सही जवाब है वायरस। वायरस तब तक बिल्कुल इनएक्टिव रहते हैं जब तक कि वो किसी इंसान, जानवर, पौधे या बैक्टीरिया की जीवित कोशिका के अंदर ना चले जाएं। और आज का आखिरी 5वां सवाल, कचरा सड़ाने वाले बैक्टीरिया जो बायोगैस बनाते हैं, उसमें किस गैस का अनुपात सबसे ज्यादा होता है? इसका सही जवाब है मीथेन। जब बैक्टीरिया बिना ऑक्सीजन के ऑर्गेनिक कचरे को तोड़ते हैं तो निकलने वाली बायोगैस में कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ मीथेन गैस का हिस्सा सबसे ज्यादा होता है, जो इसे इतना कमाल का ईंधन बनाता है। तो क्या ये छिपी हुई दुनिया वाकई में हैरान कर देने वाली नहीं है? अगर आपको भी ऐसा लगा है तो इस पूरे एक्सप्लेनर को डिटेल में पढ़ने के लिए, PDF के लिए डिस्क्रिप्शन देखें। त्वरित और अधिक अपडेट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। इस मज़ेदार सफ़र में हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।